जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क पावर एनर्जी की है, उसी के कुछ और टॉपिक्स हैं जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो चलिए कुछ उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शुरू करते हैं जो वर्क पावर एनर्जी के अंदर ही इंक्लूडेड हैं। हमारा पहला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। आज हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, ये क्या बोलती है और ऐसा क्यों बोलती है। ठीक है, तो जानते हैं कि मैम क्या बोलना चाहती हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, it states that the net work done on an object is equal to change in its kinetic energy। यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है। ये बोलता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोलती है कि जो नेट वर्क डन है किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज आता है उसकी मोशन के दौरान, दैट इज इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन इट। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास m। ठीक है, अभी इसके पास कोई एक इनिशियल वेलोसिटी u है, मान लीजिए 10 मीटर्स पर सेकेंड। अभी इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी u है, दैट इज 10 मीटर्स पर सेकेंड। इसी टाइम पे मैं इसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैंने इसके ऊपर एक फोर्स F लगाई। मैं इसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहती थी, तो मैंने जिस डायरेक्शन में उसकी मोशन है उसी दिशा में एक उस पर फोर्स लगा दी। अब हम देखते हैं कि इस फोर्स के कारण उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई v, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। इसी फोर्स के कारण उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई है कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के बाद। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट s के बाद उसकी स्पीड जब हम चेक करते हैं, उसकी वेलोसिटी जब हम चेक करते हैं, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी मोशन की डायरेक्शन में ही मैंने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई है। अभी क्या इंडिकेट करता है, चेक करें कि इससे हमें क्या पता लगता है। हमने बोला कि ये जो वर्क डन है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, दैट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। कैसे? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखिए पहले। क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये सबको पता लग गया अभी तक तो। अच्छा, आप देखो यहाँ पे जो आपको एग्जांपल लिया हमने, ये मोशन इन 1D का एग्जांपल है। एक ही एक्सिस में मोशन हो रही है, यानी कि एक्स एक्सिस में। तो हम मोशन इन 1D की इक्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल लगा सकते हैं। कौन सी लगाएं? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये इक्वेशन लगाते हैं। मोशन इन 1D की इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, प्रूव करने की कोशिश करेंगे इस थ्योरम को। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को m/2 से। मल्टीप्लाई करेंगे m/2 से। हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as m/2। दोनों साइड आप देख पा रहे हैं, हमने m/2 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। m/2 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन आ गई। उसने बोला था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमारी ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल। इसको थोड़ा सा सुंदर करके लिखते हैं, ASM की बजाय हम लिखेंगे MAS। अब थोड़ा थोड़ा बच्चों को समझ आ गया होगा ये क्या बनता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m में क्या बनता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन क्या देता है हमें? फोर्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है? वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। प्रूफ हो गया। थ्योरम यही बोल रही थी कि जो नेटवर्क डन है एक ऑब्जेक्ट पे एक पर्टिकुलर फोर्स के कारण, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर है, और हमने इसे प्रूव कर दिया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है,
पॉजिटिव कैसे होगा? अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से ज्यादा होगी। फाइनल माइनस इनिशियल करके अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव है, तो आप ध्यान देंगे कि हमेशा स्पीड इंक्रीज होगी। ये वाला केस होगा, स्पीड हमेशा इंक्रीज हो रही होगी। अगर ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी कि वर्क डन नेगेटिव आ जाता है, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कम हो जाती है, v 0 हो जाएगा और u उसके पास कुछ है, मतलब रिटार्डेशन हो रही है, एक्सेलरेशन नहीं हो रही, रिटार्डेशन हो रही है। और रिटार्डेशन अगर होगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा, वर्क डन नेगेटिव हो गया, तो हमारी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे स्पीड भी कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो फंडास क्लियर हो गए, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि टोटल एनर्जी जो हमेशा है वो कंजर्व्ड रहेगी। एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। जो यूनिवर्स में एनर्जी है वो एज इट इज रहेगी, उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकता है, बट एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये बोलता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये चीज क्या है? ये बोलता है कि टोटल अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी क्लोज सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्लोज सिस्टम में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप एयर रेजिस्टेंस वगैरह, फ्रिक्शनल फोर्सेस वगैरह अगर माइनस कर दें, उनको कंसीडर ना करें, तो ऐसा एक सिस्टम, क्लोज सिस्टम, उसके अंदर हमेशा मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व रहेगी। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है। Mechanical energy of an object at the beginning of motion is equal to its mechanical energy at the end of the motion. ये क्या बोलती है स्टेटमेंट? ये बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बिगनिंग पे जो भी उसके मैकेनिकल एनर्जी है, एंड में भी वही है। फॉर एग्जाम्पल, इसको प्रूफ तो नहीं करेंगे हम, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। चेक करते हैं हम लोग क्या कहना चाहते हैं। ये बॉल रखी है एक हाइट h पे, यहाँ पे इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है mgh। जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे हम लोग, जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेंगे, यानी कि रेस्ट पे है अभी, ये ड्रॉप का जो केस होता है, फ्री फॉल का केस होता है, उसमें क्या होता है? हम लोग इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं? 0। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0। v कुछ है नहीं इसके पास, v की वैल्यू 0 है, हाफ mv² का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी? 0। जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी, जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। यानी कि इसकी मोशन जैसे ही हम नीचे स्टडी करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, और वो फॉर्म कौन सी है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। नीचे की मूवमेंट में हम हमेशा देखेंगे कि जैसी बॉल का फ्री फॉल का केस है, ड्रॉप किया बॉल को, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एक ऐसा मोमेंट आएगा बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल नेग्लेक्टिंग, बहुत ही कम। ठीक है, 0 भी बोल सकते हैं आप उसे। गॉट इट? तो ये थ्योरम यही बोल रही है आपको, ये लॉ यही बोलता है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रहेगी, हमेशा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है और कांस्टेंट रहती है। पोटेंशियल एनर्जी कैन बिकम काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी वाइस वर्सा का मतलब काइनेटिक एनर्जी कैन बिकम पोटेंशियल एनर्जी। नीचे से ऊपर की तरफ मोशन स्टडी करेंगे, अभी तो ऊपर से नीचे करा, नीचे से ऊपर की तरफ जाओ तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे एक बिल्कुल फाइनल पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0, फाइनल पॉइंट पे आके वेलोसिटी 0, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ऊपर से नीचे आते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। तो बस ये यही बोलता है, इसको एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, चलो ये पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन बोलता है a rigid body of mass 2 kg is dropped from a stationary balloon kept at a height of 50 meters from the ground। क्या बोलता है? एक रिजिड बॉडी है जिसका मास है 2 किलो, is dropped from a stationary balloon kept at a height of 50 meters from the ground। स्टेशनरी बलून यहाँ पे कुछ ऐसे वो हॉट एयर बलून होते हैं, वो वाला उसको बोल रहा है स्टेशनरी बलून, हॉट एयर बलून है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। बोलते हैं रिजिड बॉडी है, मास 2 kg है, उसका 2 kg की है, ड्रॉप फ्रॉम स्टेशनरी बलून केप्ट, ओके, हाइट हमारे पास है 50 मीटर्स,
इस 50 मीटर्स पे हमने ये एक स्टेशनरी बॉडी मान लीजिए ब्लॉक है और ये 2 kg 2 किलो का है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. The speed of the body when it just touches the ground and the total energy when it is dropped from the balloon are respectively. बोलता है टच करने से पहले, when it just touches the ground, यहाँ पे जस्ट टच करने से पहले इसकी स्पीड बतानी है कितनी है, यहाँ पे इसकी v निकालनी है, और क्या बोलता है स्पीड निकालनी है when it touches the ground and the total energy when it is dropped from the balloon. वो वाली टोटल एनर्जी जब इसको ड्रॉप किया गया, ध्यान से वर्ड्स पे ध्यान देंगे, कहता है वो वाली टोटल एनर्जी निकालिए जब इसको बलून से ड्रॉप किया गया, यहाँ से जब इसको ड्रॉप किया गया, कहता है यहाँ पे एनर्जी बताइए कौन सी थी उसके पास इस टाइम पे, कौन सी एनर्जी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसने आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी है. मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्वेश्चंस में इसको 10 लेके सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन आसान हो जाता है उससे, एमसीक्यूज में ऐसे ही होता है, अगर कभी वो दे दे 9.8 तो ये लेके ही सॉल्व करना, 9.8 ही लेंगे वैल्यू, ठीक है. इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करें. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसकी 1D में मोशन स्टडी करेंगे, वर्टिकली इसकी मोशन स्टडी करते हैं ब्लॉक की. हमने ब्लॉक को ड्रॉप करवाया, अब बोलता है कि टच करने से पहले उसकी वेलोसिटी या फिर उसकी स्पीड बता दीजिए क्या होगी. मोशन इन 1D की इक्वेशन लग जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ड्रॉप का केस है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन उसने आपको दे ही दी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8, और हमारे पास हाइट कितनी है 50 मीटर्स, ठीक है. सॉल्व करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8, इसका पॉइंट हटाया और 50 से मल्टीप्लाई, क्या आया 980. v स्क्वायर 980 है तो v की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट ऑफ 980 मीटर्स पर सेकेंड. वेलोसिटी तो आ गया आपके पास, वेलोसिटी क्या आई है अंडर रूट ऑफ 980 मीटर्स पर सेकेंड. अब बोलता है कि जब उसको ड्रॉप किया गया था उसकी टोटल एनर्जी क्या थी. बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे, जब उसको ड्रॉप किया गया क्या उसके पास कोई वेलोसिटी है, नहीं, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड नहीं है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो 0 है ना. हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होती है, हमेशा कंजर्व्ड रहती है. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. जब इसको ड्रॉप किया गया तब उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है, 0. पोटेंशियल एनर्जी है, ऑफ कोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि उसको एक हाइट पे रखा है, और वो कितनी है mgh. मास कितना है 2 kgs, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, और आपकी हाइट है 50 मीटर्स, ठीक है. सॉल्व करेंगे, 980 जूल्स एनर्जी क्या आ गई, टोटल एनर्जी जब उसको ड्रॉप किया गया 980 जूल्स. यूनिट्स क्या होती है एनर्जी की, जूल्स. आ गया समझ टोटल एनर्जी कैसे निकाली हमने. ये जो अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कैसे एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड रहती है सिस्टम में. गॉट इट. नेक्स्ट. ओके, नाउ वी हैव एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कोलिजन. ठीक है, कोलिजन पढ़ते हैं. कोलिजन का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में भी इसको थोड़ा सा स्टडी किया था, थोड़ा और आज पढ़ते हैं. कोलिजन है क्या, कोलिजन हमें क्या बताता है. देखिए एक ये बॉल है आपके पास, मास m1, ये बॉल है मास m2. ठीक है, m1 की स्पीड, इनिशियल स्पीड अभी क्या है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे. m1 की इनिशियल स्पीड क्या है u1, और m2 की क्या है u2. इनिशियल स्टेट में u1 और u2 इनकी स्पीड है. यहाँ पे इनकी कोलिजन हो जाती है. कोलिजन का मतलब एक दूसरे से टकरा जाते हैं, ये कोलिजन होगी. अब एक बात बताओ, ये m1 m2 से आके टकराए, m1 m2 से आके टकराए, दोनों की मोशन इस दिशा में है, तो ये पीछे होके तो नहीं टकराएगी ना, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो m1 m2 से टकराएगा. ऐसा क्या हो कि m1 m2 से टकरा जाए, वो क्या होगा कि उसको अपनी स्पीड यानी कि u1 u2 से ज्यादा करनी पड़ेगी. इसको इसका u1 u2 से ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो m1 m2 से टकराएगा आके. ठीक है, कोलिजन में एक दूसरे से टकरा गए. अब जब टकराए तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, जब ये टकराए तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, m2 ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई होगी.
और m1 ने इसके ऊपर एक फोर्स लगाई होगी, m1 ने m2 पे एक फोर्स लगाई होगी उसकी मोशन की डायरेक्शन में, ध्यान देंगे, और m2 ने उसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाई। अब कोलिजन के बाद इसके पास एक नई वेलोसिटी है v1 और इसके पास एक नई वेलोसिटी है दैट इज v2। ध्यान से चेक करो, जब फोर्स मोशन की सेम डायरेक्शन में लगी है, जिस दिशा में m2 जा रहा था, जिस डायरेक्शन में m2 की मोशन थी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। बट इसके साथ कुछ अलग हो गया, इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग गई इसकी मोशन के, यानी कि कुछ तो रिटार्डेशन हो रही है, उसकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे v2 इज मोर देन v1, v2 इज मोर देन v1, वो जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है उसके ऊपर फोर्स सेम डायरेक्शन में लगी, उसके पास एक्सेलरेटेड मोशन है, उसके पास वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। बट इसके पास फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी तो इसके पास डी एक्सेलरेशन हो रही है, इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर इन दोनों का बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन भी कंपैरिजन करेंगे तो इसमें जो v1 है दैट इज लेस देन u1, v1 जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आएगी दैट इज लेस देन u1, क्योंकि यहाँ पे रिटार्डेशन हुई है, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी है इसलिए। ठीक है, इस कोलिजन की आगे कुछ फॉर्म्स हैं, उनको स्टडी करते हैं। पहली क्या फॉर्म है, पहली फॉर्म क्या है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या चीज है, कहता है इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व्ड रहती है हमेशा। इनिशियल मोमेंटम क्या बोलता है, जो इनिशियल मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगी, यानी कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। इलास्टिक कोलिजन में वो कहता है कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहती है। जो अभी कोलिजन के अंदर आपने केस पढ़ा, जो अभी मैंने समझाया आपको, दैट इज ऑफ इलास्टिक कोलिजन। पहले कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास, अपना एक मास है। अब कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई तो ये मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ये वाला कॉन्सेप्ट इलास्टिक कोलिजन का अभी जो कोलिजन स्टडी की उसमें लगता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कहता है टोटल एनर्जी कंजर्व। टोटल एनर्जी कुछ भी हो जाए, हमेशा सिस्टम में टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। उसके साथ साथ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। ये वाली स्टेट है, हमेशा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी इलास्टिक कोलिजन में। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है। इन इलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, ये क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन क्या है ये पढ़ते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, इसका नाम पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलते हैं। देखो, एक मास m की बॉल है मेरे पास, बॉल ही ज्यादा कवर करते हैं हम लोग, है ना, आसान होता है ऐसे समझते हैं इसलिए, चलो कोई बात नहीं, ब्लॉक या फिर बॉल लेते हैं। मास m1 की बॉल है, मास m2 की बॉल है, दोनों डिफरेंट मासेस की बॉल है आपके पास। ठीक है, इसके पास इनिशियली एक u1 वेलोसिटी है, बट इसके पास जो u2 है दैट इज 0, ये रेस्ट पे है। आपका जो m2 मास है दैट इज ऑन रेस्ट, ये कोलिजन से पहले का स्टेट है। आप दोनों की कोलिजन हो गई, यानी कि टक्कर हो गई, m1 आके m2 से टकराया। जब m1 आके m2 से टकराता है तो ये m1 और m2 एक ही ऑब्जेक्ट बन जाता है, एक ही बॉडी बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बुलेट फायर किया एक वुडन ब्लॉक पे, वुडन ब्लॉक रेस्ट पे है, आपने बुलेट फायर किया वुडन ब्लॉक पे और वुडन ब्लॉक आपके सामने रेस्ट पे है। जब ये बुलेट जाएगा तो उस वुडन ब्लॉक के अंदर ही फंस गया, उसके अंदर ही होल करके उसके अंदर ही फंस गया। अब वो दोनों, इतनी वेलोसिटी थी बुलेट की कि वो जो रेस्ट पे वुडन ब्लॉक था उसको भी अपने साथ ही लेके जा रहा है, वो दोनों पूरा एक सिस्टम बना लिया उन्होंने। ठीक ऐसे ही दोनों का मास एक हो गया, दोनों एक सिस्टम बन गया। अब ये पूरा एक सिस्टम एक v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी के साथ चलेगा, या फिर v कह लीजिए, ये पूरा एक सिस्टम एक v वेलोसिटी के साथ चलेगा। इलास्टिक कोलिजन में दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे थे, एक सिस्टम नहीं बन रहा था, दोनों की अपनी v1 v2 थी अलग अलग। बट यहाँ पे पूरा एक सिस्टम बन गया है और ये सिस्टम v वेलोसिटी के साथ चलेगा। इसको आप अलग से भी दिखा सकते हो, ये ठीक है, ये एक सिस्टम बन गया और ये सिस्टम एक v वेलोसिटी के साथ चलता है। फाइनली इसको बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। इसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगी,
मोमेंटम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया है हमने इनइलास्टिक कोलिजन का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के टॉपिक में। वहां पे हमने एक क्वेश्चन किया है, अगर आपको याद हो, कि जब वो आई थिंक सो एक बॉय का एग्जांपल लिया था कि वो एक कार्ट पे जंप करता है, तो कार्ट और बॉय एक साथ ही जाते हैं फिर बाद में, है ना, सेम वेलोसिटी से। ठीक वैसे ही हमने एग्जांपल कवर किया। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये पूरा एक सिस्टम बन गया, कोलाइड करके दोनों एक दूसरे के साथ, अब दोनों की सेम वेलोसिटी से मूवमेंट हो रही है। मोमेंटम कैसे कंजर्व रहेगी? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि m2 के पास कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। तो m1u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय v। आप इससे v निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया आपको, v निकालने के लिए फॉर्मूला मिल गया यहां से आपको। ठीक है, इनइलास्टिक कोलिजन का केस है ये, दोनों कंबाइन करके एक सिस्टम बना लिया, दोनों सेम वेलोसिटी से आगे चलेंगे। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, ये पता है आपको, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी का कुछ लॉस होगा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का लॉस मिलेगा आपको, क्योंकि जब वो फॉर एग्जाम्पल बुलेट का केस ले लीजिए, बुलेट जब वुडन ब्लॉक के अंदर पियर्स करेगा, उसके अंदर होल करेगा और उसके साथ ही स्टिक हो जाएगा, तब वहां पे कुछ रगड़न होगी, कुछ रगड़ लगेगी, है ना, फ्रिक्शन आ रही है, एयर रेजिस्टेंस आ रही है, हीट एनर्जी बन रही है, साउंड एनर्जी बन रही है, तो बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे एनर्जी के। जो एक ही एनर्जी थी, जो काइनेटिक एनर्जी थी, वो बहुत सारी डिफरेंट एनर्जी में अभी कन्वर्ट हो गई है, या फिर कह लीजिए लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी का। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी अभी वो फाइनली नहीं है हमारे पास, कुछ लॉस हुआ है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, उस काइनेटिक एनर्जी के लॉस का क्या फॉर्मूला है वो चेक करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, और वो लॉस क्या है, उस लॉस को हम लोग इस फॉर्मूला से देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। और ये कैसे आया? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कुछ, कैसे, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, हाफ m1 u1 का स्क्वायर, u2 तो जीरो है, मैं लिख देती हूँ फिर बताऊंगी, हाफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाद में दोनों एक ही सिस्टम बन गए, m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। ये तो जीरो है ना बच्चों, ये तो जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी करनी है, मैं इक्वेट करवाने लगी इनको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये है आपकी हाफ m1 u1 का स्क्वायर, जो u2 है वो जीरो है क्योंकि वो रेस्ट पे था, ठीक है, माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। ये इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, उससे आपके पास लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी में, याद रखना है इसको, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। और लॉस निकालने के लिए हमने क्या निकाला फॉर्मूला, इनिशियल माइनस फाइनल, दैट इज हाफ m1 u1 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 प्लस m2 इंटू v का स्क्वायर। v इज द फाइनल वेलोसिटी, इसके साथ वो दोनों जुड़ के कंबाइन होके आगे एक मोशन में एक स्पीड के साथ जाते हैं। ये है हमारा इन इलास्टिक कोलिजन का केस। उसके बाद हम एक टॉपिक कवर करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है क्या, इसको पढ़ते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बताता है, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब सेपरेशन, सेपरेशन क्या, कोलिजन के बाद दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराई, इनइलास्टिक कोलिजन में तो वो एक ही बन जाती हैं, बट इलास्टिक कोलिजन में वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेंगी। ठीक है, तो आफ्टर सेपरेशन यानी कि आफ्टर कोलिजन वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन करने से पहले, बिफोर कोलिजन, उनके पास एक u इनिशियल वेलोसिटीज थी, जिसको हमने बोला u1 और u2, और फाइनल कोलिजन के बाद उसके पास v वेलोसिटी है, v1 और v2। वो इलास्टिक है इनइलास्टिक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। फॉर्मूला आपको ये बताता है कि कोलिजन के बाद, कोलिजन जब टकराई उसके बाद जब सेपरेट हुई तब क्या वेलोसिटीज है, डिवाइडेड बाय जब वो अप्रोच कर रही थी, बिफोर कोलिजन इनिशियल स्टेट में क्या सिचुएशन थी,
उनकी वेलोसिटीज को आपस में डिवाइड करना है, यानी कि इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। समझ आया? फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट्स की v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी है ये, दैट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का केस अभी हमने कवर किया, उसके अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 1 और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है 0। इसको एक एग्जांपल से पढ़ते हैं कि मतलब क्या है। देखो ये फ्लोर है, फर्श है आपके रूम का, घर का, ये आपके पास वो बाउंसिंग बॉल है जो बाउंस बैक करती है, इसको ड्रॉप किया, ये टकराई यहाँ पे आके, अब ये सेम ही वेलोसिटी के साथ ये बॉल सेम वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक करती है, सेम हाइट पे जाएगी। हमने इसको नीचे ऐसे ड्रॉप किया, ये टकराई, फर्श से ऊपर आई सेम हाइट पे, तो यानी कि इसके पास सेम वेलोसिटी है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, दैट इज इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन का केस देखते हैं। ये आपके पास एक कौन सी बॉल, कोस्को की बॉल लगा लीजिए जिससे क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, वो वाली बॉल, ये टकराई, ये सेम हाइट तक तो ऊपर नहीं आती है, पर पर्टिकुलर एक हाइट तक ऊपर आएगी, सेम हाइट तक नहीं आएगी, यहाँ पे कुछ लॉस होगा, कुछ एनर्जी का लॉस होगा, यहाँ पे सेम हाइट तक नहीं आएगी, कुछ वेलोसिटीज की कम हो जाएगी टकराने के बाद। ये किसका केस है? इन इलास्टिक कोलिजन का, इन इलास्टिक कोलिजन का। ये थोड़ी सी हाइट तक आई, ये एकदम यहाँ पे आके रुक नहीं गई है फर्श पर, कि थोड़ा सा बाउंस बैक करी, बट उतना नहीं जितना इलास्टिक कोलिजन में बाउंस बैक था। एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, आपने क्ले बॉल ली, क्ले की बॉल बनाई और आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं। जब आप क्ले की बॉल को ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे वो नीचे फर्श पे ही चिपक जाएगा, वापस नहीं आएगा। क्ले की बॉल को जब आपने ड्रॉप किया वो वहीं पे रहेगी, फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर ही रहेगी, वो वापस नहीं आई है। ये किसका एग्जाम्पल है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। दिस इज परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। वापस नहीं आई है मतलब एक ही सिस्टम बन गया है, वो फ्लोर के साथ ही चिपक गया, अब कंबाइन वर्जन हो गया, एक ही सिस्टम बना दिया, वो वापस नहीं आई है ऊपर उठ के क्ले बॉल। तो ये परफेक्टली इन इलास्टिक का केस है। परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है और इलास्टिक के लिए 1 है। और जो इन इलास्टिक कोलिजन का केस होता है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मोर देन 0 होता है बट लेस देन 1 रहता है। मोर देन 0 एंड लेस देन 1 रहता है। हमने ये दो केस कवर करे हैं, इलास्टिक कोलिजन का एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का। तो ये था हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। हमारे वर्क पावर एनर्जी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने कवर करे हैं। इसका एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है जिससे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता लगा। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, PYQs में से करने हैं जो आपको पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।